हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते इंग्लिश। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर की समरी, की कैरेक्टर स्केचेस, कोर थीम्स, एग्ज़ाम कोड्स और इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी को एक साथ कवर करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ले आएँ। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं एनी फ्रैंक के बारे में। एनी फ्रैंक इज़ अमंग द मोस्ट वेल नोन ऑफ 6 मिलियन ज्यूज़। एनी फ्रैंक जो थी बहुत ही फेमस 6 मिलियन ज्यूज़ में से एक थी हु डाइड इन द होलोकास्ट, जिनकी मृत्यु होलोकास्ट में हुई थी। होलोकास्ट वॉज द सिस्टमैटिक state sponsored genocide of 6 million European Jews by Nazi Germany and its collaborators between 1941 and 1945। तो होलोकास्ट जो था वो एक जेनोसाइड था, नरसंहार था 6 मिलियन यूरोपियन ज्यूज़ का, जो नाजी जर्मनी और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा 1941 और 1945 में किया गया था। हर डायरी इज़ द फर्स्ट एनकाउंटर। एनी फ्रैंक उसी समय, क्योंकि एनी फ्रैंक और उनके जो परिवार के सदस्य थे वो कहीं छुपे हुए थे और ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने डायरी लिखी थी, और वो डायरी जो थी वो फर्स्ट एनकाउंटर है। फर्स्ट एनकाउंटर से मतलब है कि उनकी डायरी पहला एक वो था जिससे पता चलता था कि क्या हुआ था उनका। जैसे इतिहास की बुक आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या हुआ था पास्ट में, तो इसी तरह इनकी जो डायरी थी वो उस समय के होलोकास्ट के बारे में विस्तृत विवरण थी। द ओनली मेंबर ऑफ फ्रैंक फैमिली, मतलब एनी के परिवार का कोई सदस्य अगर सरवाइव किया था इस होलोकास्ट में तो वो थे उनके फादर, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी की डायरी को पब्लिश करवाया या किया। ये चैप्टर एनी फ्रैंक की वर्ल्ड फेमस ऑटोबायोग्राफी द डायरी ऑफ यंग गर्ल का एक छोटा सा अंश है या एक छोटा सा पार्ट है, आप कह सकते हैं। डायरी काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी है, पर उसमें से एक छोटा सा भाग है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे 13 ईयर ओल्ड गर्ल अपनी लाइफ, स्कूल और अपनी प्यारी डायरी के बारे में बातें कर सकती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम नाजीज से बचने के लिए अपने और उनकी फैमिली को, मीन्स एनी और उनकी फैमिली को एम्स्टर्डम के एक सीक्रेट एनेक्स में 2 साल से ज़्यादा छुपना पड़ा था। आप पिक्चर में देखिए, एक डार्क सा कमरा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एनी फ्रैंक हैं जो कुछ लिख रही हैं और वो उनकी डायरी है। एनी को लगता था कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की डायरी क्या मतलब रखेगी, उसको पढ़ने में किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है। पर अल्टीमेट आयरनी ये है कि उनकी फादर ओटो फ्रैंक ने जब इसे पब्लिश करवाया तो ये 20th सेंचुरी की सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में से एक बन गई। जब एनी लिख रही थी तब उनको ये नहीं पता था कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट होगी उनके लिए। इस टाइम लाइन को ध्यान से समझिए, एग्ज़ाम में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, 1929 में एनी का जन्म होता है जर्मनी में। उसके बाद 1930 में राइज ऑफ हिटलर एंड नाजी पार्टी, जूइश परसिक्यूशन बिगिंस। अब यहाँ पे यहूदियों का या जूस का जो था वो नरसंहार शुरू हो जाता है। 1942 जुलाई में फैमिली फोर्स्ड इनटू हाइडिंग इन एम्स्टर्डम द सीक्रेट एनेक्स टू एस्केप कंसंट्रेशन कैंप। जगह जगह कंसंट्रेशन कैंप लगाए जाते थे जहाँ पे टॉर्चर किया जाता था। तो कंसंट्रेशन कैंप से बचने के लिए फैमिली एम्स्टर्डम के सीक्रेट एनेक्स में छुप गई 1942 में। 13th बर्थडे एनी रिसीव्स द डायरी हर ओन एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट। तो 13th बर्थडे एनी को फेमस डायरी गिफ्ट मिली, एक डायरी उन्हें गिफ्ट मिली जो उनके अकेले एस्केप रूट बनती है, तो उसके थ्रू वो भागने में कामयाब कोशिश करते हैं। एनी के पास लविंग पेरेंट्स थे, एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर मॉर्गेट थी और करीब 30 फ्रेंड्स भी थे। कौन कौन थे? लविंग पेरेंट्स, 16 ईयर ओल्ड मॉर्गेट उनकी जो सिस्टर थी,
और 30 फ्रेंड्स थे। ये आप सर्कल में देखिए, ये दिखाया जा रहा है। पर फिर भी वो अंदर से डीपली लोनली फील करती थी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं था जिनसे वो अपने दिल की बात शेयर करें या अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। इसलिए उन्होंने डायरी को ही अपनी सहेली या अपना कंपेनियन मान लिया, और उस डायरी के में जो उन्होंने लिखा है वो नाम दिया डायरी को किटी। तो जो भी एड्रेस किया है किटी एड्रेस करते हुए उन्होंने ये डायरी को लिखा है। एक ऐसी दोस्त जो उन्हें कभी भी जज नहीं करेगी कि तुम गलत हो या सही हो, क्योंकि डायरी तो बोलेगी नहीं। वो अपने जो बात कहेंगी, अपने दिल की बात जो उनको होगी, वो डायरी में वो लिखती गई। तो इस तरह से किटी का बर्थ होता है। किटी मतलब उनकी डायरी। अ ट्रू फ्रेंड हु वोंट जज, जो उन्हें जज नहीं करेगी कि भाई तुम यहाँ गलत हो या ऐसे नहीं करो, ये सब कुछ नहीं करेगी, बस उनको सुनेगी। ये कोट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जब उन्हें डायरी मिली तो डायरी को उन्होंने अपना दोस्त मान लिया और बिना जज किए हुए डायरी उन्हें सुनती रही, जो भी वो शेयर करना चाहती थी। लेकिन अगर यही काम वो किसी लोगों से या इंसानों से करती तो कोई इतना पेशेंस के साथ उनको सुनता नहीं और जज करने लगता, या उनको उनकी सोच में या उनके जो एक्शन, जो उनके फ्लो ऑफ आइडियाज़ थे उसमें इंटरप्ट करता, अपनी एडवाइस देता और एक लिमिटेड टाइम तक ही उनके साथ रहता। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। इस कोट का मतलब पहले समझिए। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास ज़्यादा धैर्य है कंपैरेटिवली लोगों के, क्योंकि पेपर तो इंसान है ही नहीं ना। लेकिन ये एनी फ्रैंक का मानना था कि पेपर से वो आराम से बात कर सकती हैं, जो किटी उनकी डायरी थी, कंपैरेटिवली लोगों के, जबकि 30 लोग उनके साथ थे कन्फाइनमेंट में। तो दोनों का डिफरेंस वही बता रही हैं कि लोग अगर पीपल को बताते तो वो थोड़ी देर बाद बोर हो जाते, लेकिन किटी या पेपर जो उनकी डायरी है वो सुनती है हमेशा। जज योर थॉट्स। लोग थॉट्स को जज करेंगे, उसमें इंटरप्ट करेंगे, एडवाइस देंगे और थोड़ी देर तक के लिए ही उसके साथ रहेंगे, जबकि किटी सारे उसके इमोशंस को एब्जॉर्व कर लेगी और कभी भी उसे कोई एडवाइस नहीं देगी और उनके जो सीक्रेट्स हैं वो अपने पास संभाल के रखेगी। तो ये दैट्स वाई कहा गया है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। मतलब इसमें आपको, इस क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है कि पेपर में क्या क्वालिटीज़ हैं और पीपल में क्या क्वालिटी, हाउ दे आर डिफरेंट। यू हैव टू प्रूव वाई पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। अब देखिए स्टोरी शिफ्ट होती है एनी के स्कूल पर। अब स्कूल के बारे में बात हो रही है। रिजल्ट्स डे का दिन पूरी क्लास डर के मारे काँप रही थी। रिजल्ट डे था, सारी क्लास डरी हुई थी। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ, ऐसा एनी फ्रैंक सोचती थी। वो कहती हैं कि टीचर्स कुछ भी, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कहा नहीं जा सकता, वेरी अनप्रडिक्टेबल है। कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग एक्सेप्ट मैथ्स। तो उनको सब चीज़ में कॉन्फिडेंस था लेकिन मैथ्स में नहीं था। पता नहीं किसको पास करेंगे और किसको फेल करेंगे, ऐसा वो सोचती थी। एनी को बाकी सब सब्जेक्ट्स में अच्छा लगता था, बस मैथ्स का डर था, जिसे मिस्टर कीसिंग पढ़ाते थे। कीसिंग उनके मैथ्स टीचर का नाम था। द ओल्ड फौजी मैथ्स टीचर, ये उनको कहा गया था। तो अब क्लियर है कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट का दिन था और एनी फ्रैंक जो थी वो डरी हुई थी और वो उनके मन में तरह तरह के जो थॉट्स आ रहे थे वो उन्होंने किटी के साथ शेयर किया और उसमें यही बताया कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग, वो सभी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट थी लेकिन मैथ्स में नहीं। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, द होल क्लास इज़ टेरिफाइड अबाउट हु विल पास और फेल। मतलब कौन पास होगा कौन फेल होगा, रिजल्ट आने से पहले सबके मन में ये दुविधा होती रहती है, तरह तरह के सवाल आते हैं। मिस्टर कीसिंग एक पुराने ख्यालों के थे, स्ट्रिक्ट मैथ्स टीचर। मिस्टर कीसिंग के देखिए, अगर आपको कैरेक्टर स्केच लिखने को आ जाए तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप लिख सकते हैं। ट्रेट्स, उनके जो क्वालिटीज़ थी, रूल फॉलोवर, बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलोवर थे, जो भी नियम से चलना चाहते थे।
वैल्यूज़ एब्सोल्यूट साइलेंस, और पढ़ाते समय वो चाहते थे कि सब लोग चुप होकर सुने, और बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक्शन देखिए, अनॉयड बाई एनीज कॉन्स्टेंट, एनी जो थी वो बहुत बातें करती थी क्लास में, तो उनकी लगातार जो टॉकिंग होती थी उससे बहुत चिढ़ जाते थे। एंड इशूड अ यूनिक पनिशमेंट, और फिर उन्होंने एक बहुत ही अलग सा पनिशमेंट उनको दिया था एन एक्स्ट्रा एसे लिखने के लिए। टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट प्लस इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम माई मदर, आई कांट हेल्प इट। तो ये था, पहले तो किसिंग के बारे में कैरेक्टर स्केच बताया जा रहा है, और फिर एनी फ्रैंक की ट्रेट्स है, एक्सप्रेसिव है, टॉकेटिव है, विटी हैं, क्रिएटिव हैं, ये सारी उनकी क्वालिटीज़ हैं। उसके आधार पर आप जब आप लेसन पढ़ें तो जहाँ पे लगे कि वो एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव इन द सेंस कि बिकॉज वो डायरी में अपने को एक्सप्रेस करना चाहती थी। टॉकेटिव, ये अभी मेंशन ही कर दिया मैंने कि क्लास में हमेशा बात करती थी, इसलिए मिस्टर केसिंग उनसे नाराज़ हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। विटी, इंटेलिजेंट थी। क्रिएटिव, मतलब जो था उनका माइंड क्रिएटिव था। अब जैसे डायरी जैसी चीज़ को उन्होंने एक फ्रेंड बना लिया, ये सब उनके क्रिएटिव माइंड का ही नतीजा था। जब एनी लगातार बोलती थी और मिस्टर केसिंग नाराज़ हो जाते थे उनके, और एनी उनकी बात नहीं सुनती थी, तो जब उन्होंने एक्स्ट्रा ऐसे लिखने के लिए पनिशमेंट दिया, पर एनी ने भी लॉजिक दिया कि बोलना, तो अब देखिए ये जो इसमें डायलॉग बॉक्स में लिखा है, ये एनी का आर्ग्यूमेंट था कि टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट प्लस इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट, मतलब ये तो माँ बाप से मिलता है, कोई बच्चा ज़्यादा बोलता है, कोई नहीं बोलता है, सो आई कांट हेल्प इट। तो ऐसा उन्होंने कहा। मिस्टर केसिंग ने अपने स्वभाव के अनुसार एनी को एक के बाद एक 3 ऐसे लिखने को दिया। पहला ऐसे का टॉपिक उन्होंने बोला चैटर बॉक्स, दूसरा इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इनकॉरिजिबल मतलब जिसे कि सुधारा ना जा सके, और तीसरा क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, क्योंकि वो बोलती थी तो उनकी आवाज़ को उन्होंने क्वैक 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 करके बोला कि इस पे 3 टॉपिक दिया, तीनों पे ऐसे लिखने के लिए दिया। एनी ने हर बार गुस्सा होने के बजाय स्मार्टली क्रिएटिवली आंसर दिए। एनी ने जो मूव पहले, एनी आर्ग्यूज टॉकिंग इज़ जेनेटिक, उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई ये तो हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, और ये स्टूडेंट का एक आवश्यक ट्रेट है जो ज़रूरी है, बोलेगा नहीं स्टूडेंट तो अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेगा। टीचर्स रिएक्शन, लाफ्स बट असाइंस अनदर व्हेन शी टॉक्स अगेन। एनीज मूव, दूसरा जो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स था, राइट्स द एसे, टीचर्स का रिएक्शन, उसने ऐसे इस पे लिखा और उनका रिएक्शन एक्सेप्टेड साइलेंस फॉर 2 लेसन्स। तीसरा जो फाइनल स्ट्रॉ था, द क्लास एरप्ट्स इन लाफ्टर, एनी रन्स आउट ऑफ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, शी मस्ट डू समथिंग एंटायरली डिफरेंट टू मेक श्योर द जोक इज ऑन हिम। तो एनी को जो फाइनल जो टॉपिक मिला था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस पे उन्होंने कहा द क्लास एरप्ट्स इन, इस पे जब ये टॉपिक मिला तो पूरा क्लास हंसने लगा। एनी रन्स आउट ऑफ नॉर्मल आर्गूमेंट्स, उसके अपने नॉर्मल आर्ग्यूमेंट थे। शी मस्ट डू समथिंग एंटायरली डिफरेंट टू मेक श्योर द जोक इज़ ऑन हिम, तो उसने कुछ ऐसा किया कि इससे ये सबको लगे कि जोक जो है उनके ऊपर है, ना कि एनी के ऊपर है। तीसरे ऐसे के लिए एनी ने क्या किया, पहला दूसरा तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो था क्वैक क्वैक वाला, एनी ने अपनी फ्रेंड सैनी की हेल्प से एक फ़नी पोएम लिखी। इसमें एक फादर स्वैन होता है जो अपने 3 डकलिंग्स को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बोलते थे। ये जोक डायरेक्ट मिस्टर केसिंग पर है। लकीली मिस्टर केसिंग ने इसे स्पोर्टिंगली लिया, पूरी क्लास के सामने इसे पढ़ा, और उसके बाद एनी को कभी भी पनिशमेंट नहीं दिया। एनी ने एक व्यंग के थ्रू या एक कहानी के थ्रू मिस्टर केसिंग को एक मैसेज दिया, जो ऐसे लिखने का टास्क मिला था। तो सटेरिकल मतलब व्यंग्यात्मक कविता के माध्यम से जवाब दिया। रिजल्ट क्या हुआ, मिस्टर केसिंग गेट्स द जोक, ही रीड्स इट मल्टीपल क्लासेस, कई क्लासेस में उन्होंने इसे पढ़ा, हंसे, और फिर एनी को उन्होंने पनिशमेंट नहीं दिया। एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोनों कैरेक्टर को याद रखना होगा, दोनों ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एनी फ्रैंक और मिस्टर केसिंग। इंटेलिजेंट एंड विटी,
आउट स्मार्ट्स हर टीचर विद क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट, उसके जो आर्ग्यूमेंट है वो उसके विट और इंटेलिजेंट को बताते हैं। ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रोफाउंड, फाइंड्स लाइट एंड ह्यूमर डिस्पाइट लूमिंग द थ्रेट ऑफ वॉर, मतलब जबकि वो कन्फाइनमेंट में थी उसके बाद भी उसके पास एक उम्मीद की किरण थी और वो अपने आप को डायरी लिखने में बिजी कर रही थी। ज़रा सा भी उसको मतलब ये नहीं लग रहा था कि हाय अरे मैं तो ऐसे हो गई, अब क्या होगा। शी वॉज ऑप्टिमिस्टिक एंड शी हैंडल्ड द सिचुएशन पॉजिटिवली। डेस्परेटली लोनली marks her need for a true confident with a cheerful exterior. Desperately lonely, मतलब सब लोग तो थे उसके साथ, उनकी एल्डर सिस्टर और 30 कंपेनियंस, बट इवन देन शी वॉज फीलिंग लोनली दैट मास्क हर नीड फॉर अ ट्रू कॉन्फिडेंट विद अ चेयरफुल एक्सटीरियर। इसके बावजूद भी उसने अपने आप को ये शो किया कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, कुछ तो अपने आप में वो कर लेगी, और बहुत ही चेयरफुल वे में उसने किटी का आविष्कार किया, मतलब अपनी डायरी ली और उसको ऑप्टिमिस्टिक वे में, पॉजिटिव वे में अपनी बात को उसमें शेयर करना शुरू किया। ऑन द अदर हैंड मिस्टर केजिंग, स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल, पुराने ज़माने के टीचर थे, स्ट्रिक्ट थे, एंड ओल्ड फौजी हु डिमांड्स डिसिप्लिन, पुराने जैसे लोग होते हैं इसलिए उन्हें कहा गया ओल्ड फौजी, जो बहुत ही फसी होते हैं या ऐसे कि नहीं हमें तो अपना डिसिप्लिन ही रखना है। अनप्रेडिक्टेबल, सरप्राइजेज द क्लास बाई एप्रिशिएटिंग अ जोक एट हिज ओन एक्सपेंस, जब उनके तीसरे ऐसे का जवाब सैटिरिकल वर्स में एनी फ्रैंक ने दिया तो उन्होंने उसको एक जोक समझ के पूरी क्लास में बताया, जबकि अनप्रेडिक्टेबल इसीलिए थे क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी करेंगे वो। फेयर, ट्रांसफॉर्म हिज एटीट्यूड वंस एनी प्रूव्स हर क्लेवरनेस, फेयर थे, ऐसा नहीं था कि वो केवल अपनी ही बात मनवाना चाहते थे। जब एनी ने अपने जो विचारों से, अपनी चालाकी से प्रूव कर दिया अपने अपने विचार, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और पूरी क्लास में जाके सुनाया और एनी को माफ़ भी किया। सो मिस्टर कीसिंग जो थे एक तरह से ओपन माइंडेड थे, जो स्टूडेंट्स के टैलेंट या क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करते थे। तो ये उनकी क्वालिटीज़ थी। कैरेक्टर स्केचेस ये दोनों के पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं थीम, क्या थीम निकली इस चैप्टर से। थीम 1, यूथ वर्सेस अथॉरिटी, स्टूडेंट और टीचर के बीच का गैप कैसे ह्यूमर और क्रिएटिविटी से फिल किया जा सकता है। ब्रिजिंग द जनरेशन गैप बिटवीन अ स्ट्रिक्ट टीचर एंड अ लाइवली स्टूडेंट थ्रू क्रिएटिविटी एंड गुड ह्यूमर, ये एक थीम है। दूसरी, पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, दूसरी थीम है पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, राइटिंग एज अ वाइटल पेशेंट कोपिंग मैकेनिज्म फॉर आइसोलेशन एंड ट्रॉमा, मतलब राइटिंग को कैसे आइसोलेशन और ट्रॉमा से डील करने का बेस्ट टूल बनाया जा सकता है। और इसके बाद तीसरी जो थीम बनती है वो इनडोमिटेबल स्पिरिट, इनडोमिटेबल मतलब जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होती है। डार्केस्ट टाइम में भी उम्मीद और पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहिए, जैसा कि एनी फ्रैंक ने किया। वो कन्फाइनमेंट में थी लेकिन फिर भी उन्होंने पॉजिटिव तरीका अपनाया, किटी का आविष्कार किया, किटी का जन्म हुआ, मतलब डायरी ली और उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गई। एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू के लिए कुछ फ्रेजेस को नोट कर लीजिए, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ईडियम्स और फ्रेजेस ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के जो आंसर होते हैं। तो पहले है क्वैकिंग इन इट्स बूट, पहला है क्वैकिंग इन इट्स बूट, शेकिंग विद फियर और नर्वसनेस, मतलब नर्वस हो जाना या डर से कांपने लगना। अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स, टीचर्स नेवर नो हु दे विल पास एंड फेल, क्योंकि जिनके एक्शन का पहले से पता ना हो, ऐसे कई टीचर्स होते हैं, जैसे कि मिस्टर कीसिंग भी उसी तरह के थे, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही डिसिप्लिन। और जब एनी फ्रैंक ने वो अपना सैटिरिकल वर्स उनको दिखाया या सुनाया तो वो बहुत, हाँ, वो क्लास में जाके और भी क्लासेस में जाके इसको उन्होंने ये पोएम एनी फ्रैंक की जो थी और क्लासेस में जाके सुना दिया और एनी फ्रैंक को माफ़ किया, उसको फिर कोई पनिशमेंट नहीं दी, अप्रिशिएट किया ऑन द अदर हैंड। अगला जो फ्रेज़ है प्लंज इन, गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, मतलब डायरेक्टली मेन टॉपिक पर आ जाना। फिर रैम्बल ऑन, स्पीक और राइट विदाउट फोकस, बिना फोकस किए बोलते हुए लिखते रहना।
इनकॉरिजिबल मतलब जिसे कि सुधारा ना जा सके, समथिंग समवन दैट कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और करेक्टेड। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। एनी फ्रैंक ने एक बार सोचा था कि 13 ईयर ओल्ड लड़की के थॉट्स कौन पढ़ेगा, लेकिन आज उनकी डायरी दुनिया को सिखाती है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, होप एंड ह्यूमैनिटी हमेशा सरवाइव करती है। क्योंकि एनी फ्रैंक ने जब ये डायरी लिखना शुरू किया था, उन्होंने बड़े लाइट वे में लिखा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी डायरी दुनिया के एक बहुत बड़ी हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएगी। टुडे हर वर्ड्स आर टाइमलेस, उसके जो शब्द हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। मतलब ऐसा नहीं है केवल उसी समय के हैं, रिमाइंडर है दैट इवन इन द डार्केस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि बुरे वक्त में होप एंड ह्यूमैनिटी कैन सर्वाइव ऑन द पेजेस ऑफ सिंपल डायरी। तो दोस्तों ये था चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ईजी और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और नमस्ते इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।